नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, खासकर उन बच्चों का जो आज पहली बार आज आरएससीआईटी की वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे और पहले दिन से आज तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उन सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जो बच्चे पहली बार आज एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हैं हमारे पास में वीडियो देख रहे हैं, उनसे बता दूं मैं, आपके एग्जाम में 35% आएंगे दोस्तों। 35% आने वाले हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, कई बच्चों ने 35% ही नहीं करे 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है समय का, क्योंकि आपको मिलेगा 1 घंटे का समय। ठीक है, मतलब 60 मिनट आपको मिलेंगी पूरी। ठीक है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट आपको मिलेंगी और 60 मिनट के अंदर आपको 35% ओ मार पे फिल करने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आराम से कर देंगे। समय का विशेष ध्यान रखना है और पूरे पर्सन करके आने हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, तो आप पूरे पर्सन करोगे तो बेटर रहेगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे 14% सही कर देंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि सर हमें तो सिर्फ 14% लायक बता दो कि भाई 14% सही हो जाए हमारे तो हम पास हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, आप पूरे 35% सही करके आओगे अगर आप पूरे ढंग से तरीके से आप पढ़ाई कर लोगे तो इन दिनों में भी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, किस फंक्शन का उपयोग, ध्यान से देखिएगा, एक्सेल का एक फंक्शन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। किस फंक्शन का उपयोग किसी रेंज में केवल संख्यात्मक मानों की गणना के लिए किया जाता है। केवल संख्यात्मक मानों की गणना के लिए कौन सा फंक्शन काम में लिया जाता है दोस्तों? काउंट का, काउंट ए का, काउंट इफ का, काउंट ब्लैंक का। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा मैं, आप क्या ऑप्शन फिल करना चाहोगे इस प्रश्न के अंदर? बताइए दोस्तों, क्या करना चाहोगे? काउंट, काउंट ए, काउंट इफ या काउंट ब्लैंक? ठीक है दोस्तों, केवल संख्या की बात करें मतलब ओनली काउंट बाई ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, कौन सी वैल्यू दोस्तों? न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने की बात की जा रही है, तो सिर्फ क्या आएगा दोस्तों? काउंट का आएगा। किसका आएगा दोस्तों? काउंट का आएगा। काउंट का क्या करता है? सिर्फ संख्याओं की गणना करता है। ठीक है, लेकिन बात करें दोस्तों काउंट ए की, तो ये है ना, मतलब नंबर को भी गिनता है, साथ में ये अक्षर को भी गिनेगा। ठीक है, और ये चिन्हों को भी गिनेगा, मतलब कोई भी चिन्ह वगैरह होते हैं ना, एट द रेट हो गया, हैज का हो गया, डॉलर सिंबल हो गया, सभी को गिनेगा। सीधी सी बात है, ये क्या करेगा? भरी हुई सेल गिनेगा। क्या करेगा दोस्तों? भरी हुई सेल। भरी हुई सेल मतलब कुछ भी लिखा हो सबको गिन लेगा काउंट ए का। ठीक है, काउंट इफ क्या करेगा दोस्तों? शर्तों के आधार पर गिनेगा। क्या दोस्तों? शर्तों के आधार पर गिनेगा। आप लिख लेना नोटबुक के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली दोस्तों आपके लिए। शर्तों के आधार पर गणना करेगा। ओके, और बात करें दोस्तों काउंट ब्लैंक की, तो कौन कौन परिचित है काउंट ब्लैंक से? भाई कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो जानते हैं काउंट ब्लैंक के बारे में? तो दोस्तों काउंट ब्लैंक क्या करता है? खाली सेलों को गिनता है, जिनमें कुछ भी नहीं है ना, एकदम ब्लैंक है, खाली है, उनको गिनेगा। तो यहाँ पे खाली सेल है ना को गिनेगा। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं आपको चारों फंक्शंस मतलब चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और इस क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा चार ऑप्शन समझाने की आपको हर एक पर्सन की, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है दोस्तों उतने ही महत्वपूर्ण उसके ऑप्शन भी होते हैं। तो आपको सभी को विशेष ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर ज्यादा दिक्कत आ रही लिखने में, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन की। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, इस क्लास के अंदर टोटल 50% होंगे, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। कई लोग पूछते हैं कितने परसेंट कराओगे इस क्लास के अंदर? 50% करा रहा हूं मैं। और अंत में आपको ये देखना है, जो पुराने बच्चे हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं आरएससीआईटी की, उनको ये देखना है कि आपके 50% में से कितने परसेंट ठीक होते हैं। अब जिन लोगों के 50 में से 35+% ठीक हो जाएंगे इस क्लास में से, मैं मानूंगा उनकी तैयारी बेटर है और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और 50 में से 50 हो जाए तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, कि एमएस वर्ड में लिखते समय स्वतः वर्तनी और व्याकरण जांच कौन करता है? भाई स्वतः वर्तनी और व्याकरण जांच कौन करता है? ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, प्रूफिंग टूल या स्पेलिंग एंड ग्रामर? बताइए दोस्तों कौन करता है? अगर आप बात करें लिखते समय स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिक तरीके से वर्तनी और व्याकरण की जांच कौन करता है? ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, प्रूफिंग टूल या स्पेलिंग एंड ग्रामर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आप में से कितने लोगों को ये लग रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा? कितने लोगों को लग रहा है भाई स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा? तो आप लोग एकदम गलत हैं, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, प्रूफिंग टूल, तीनों में से बताओ कौन सा होगा? एक तो मैंने कट कर दिया दोस्तों। यहां पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए? क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा दोस्तों?
दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों ऑटो करेक्ट। क्या होगा दोस्तों? ऑटो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन, ऑटोमेटिक तरीके से करेक्ट कर देना, ऑटो करेक्ट। ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की क्या है डायरेक्ट जाने के लिए? F7 होती है। कई बार एग्जाम पूछ ली जाती है वर्तनी, है ना, और व्याकरण के लिए डायरेक्टली जाने के लिए आप क्या करोगे? कौन सी की प्रेस करोगे? F7 प्रेस करोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। पहला प्रश्न का मैंने आंसर दे दिया, काउंट का होगा। दूसरे का मैंने दे दिया दोस्तों। दोनों प्रश्नों में अगर कोई समस्या है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और उम्मीद करता हूं दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं बिना किसी देरी के तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, इंटरनेट का सवाल है दोस्तों। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट का भी आपके चैप्टर है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है भाई? जल्दी बताइएगा। डोमेन नंबरिंग सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम और डाटा नेटवर्क सर्विस। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे तीसरे का सही जवाब? एक बात ध्यान रखना, ये क्लास जो मैंने बनाई है दोस्तों, आपके पूरे जो बुक है ना आपकी, उस बुक को ध्यान में रखते हुए बनाई है। उसके चैप्टर से सवाल बनाए मैंने सारे, एक भी आउट सवाल नहीं है, सारे आपके बुक के चैप्टर के सवाल हैं। तो इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर जरूर कर देना जो हाल फिलहाल कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब RSAT एग्जाम देंगे, उनके पास जरूर शेयर कर देना। सवाल सामने लिखा हुआ है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नंबरिंग सिस्टम, डिजिटल नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डाटा नेटवर्क सर्विस। दोस्तों डीएनएस का जो पूरा नाम है ना वो होगा भाई साहब डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा भाई? डोमेन नेम सिस्टम होगा। सी ऑप्शन में लगा दीजिए टिक, और किसी किसी ने सी ऑप्शन में टिक लगा दिया था, जल्दी से मुझे बताइएगा। डोमेन नेम सिस्टम। तो 3 प्रश्नों की क्लास पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं 3 में से 3 आपके सही हो गए होंगे। और अभी चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। शॉर्टकट की से सवाल बनाया दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना, शॉर्टकट की के 1 या 2 सवाल बनेंगे दोस्तों आपके, इसलिए मैंने यहाँ भी इसको भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आ रहा है एक्सेल में नई सीट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में अगर आप नई सीट जोड़ना चाहते हैं तो शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों, एक्सेल में नई सीट जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? अब आप बोलोगे कंट्रोल एन है क्या? कौन कौन सहमत है कंट्रोल एन से? तो यहाँ पे न्यू सीट ने न्यू वर्कबुक जोड़ने के लिए होता है भाई। ये एक्सेल में न्यू वर्कबुक बोल सकते हो आप। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो न्यू फाइल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, न्यू फाइल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो न्यू वर्कबुक या न्यू फाइल के लिए कौन करेंगे? कंट्रोल एन करेंगे। तो कंट्रोल एन नहीं होगा भाई इसमें। बताइए दोस्तों क्या होगा इसके अलावा? शिफ्ट F11, कंट्रोल शिफ्ट एन या अल्ट इंसर्ट। तो दोस्तों इसमें जो सही होने वाला है ऑप्शन वो होगा शिफ्ट के साथ में F11। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट मान लेना, ऐसे कैसे सवाल मिल सकता है आपको एग्जाम में देखने के लिए। ठीक है, शिफ्ट F11। ओके, शिफ्ट F11 से क्या कर सकते हैं आप? न्यू सीट जोड़ सकते हैं। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल है, लेकिन यहां से एक थोड़ी सी मैं एक थोड़ा सा टॉपिक बताना चाहूंगा आपको दोस्तों। अगर यहाँ पे एक्सेल की सीट आ गई तो मुझे बताइए एक्सेल की एक सीट में बात करें एक्सेल की में, तो कॉलमों की संख्या कितनी होती है? अगर मैं 2007 है ना से बाद की बात करूं तो, ठीक है, मतलब 2010, 2012, 2019 जो तुम्हारे आएगा एग्जाम में, उसमें बताइए मुझे कॉलमों की संख्या कितनी होती है? कॉलम कितने होते हैं? ठीक है, और रो कितनी होती है? जल्दी से मुझे बताइएगा, किस किस को पता है रो और कॉलम कितने होते हैं भाई? तो मैं लिख देता हूं भाई बिना किसी देरी के। तो आपके कॉलम होते हैं 16,384। कितने होते हैं दोस्तों? 16,384 होते हैं, और ये चलते हैं ए से लेकर के अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। किस किस को पता था भाई? अंतिम कॉलम का नाम किसको पता था? XFD होता है। और ये चलते हैं दोस्तों अक्षरों में। अक्षरों में क्यों? क्योंकि ABCD में चलेंगे, ध्यान रखना, ABCD ग्रुप में चलते हैं, और अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं रो के बारे में। तो रो की संख्या होती है 10,48,576। कितनी दोस्तों? 10,48,576। और जो रो की संख्या चलती है ना भाई, वो चलती है नंबर में। किसमें चलती है? नंबर में। पिछली बार एग्जाम में आ चुका था कि रो को हम कैसे पहचानेंगे? नंबरों से पहचानेंगे, और कॉलम को अक्षरों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और यहां से आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, या तो पूछेगा कॉलमों की संख्या या पूछेगा रो की संख्या। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना किसको कैसे पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक नोटबुक ले लो जिसमें लिख लो भाई, ये एक्स्ट्रा चीज जो बता रहा हूं ना मैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूं उनको लिख लेना भाई। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल मतलब नहीं रखते। वो सिर्फ ये देखते हैं इसमें बी होगा, इसमें सी होगा, बस। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, और जो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा, सामने स्क्रीन लिख दिया मैंने। पावर पॉइंट स्लाइड शो। पावर पॉइंट का सवाल है दोस्तों, स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की है क्या है? बताइए दोस्तों,
पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट की क्या है? F3 है, F5 है, कंट्रोल F5 है, या फिर शिफ्ट के साथ में F5 है? तो दोस्तों पावर पॉइंट की बात की जाए और स्लाइड शो शुरू करने की बात की जाए तो एक शॉर्टकट की से सामने क्या है दोस्तों? F5 है। F5 से क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। क्लियर यहां तक का? अब 5 में से आपके कितने % एकदम सही हो चुके हैं बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं बिना किसी देरी के छठे % की ओर। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेट बढ़ाना, कंप्यूटर का उपयोग सिखाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, या सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता तथा तेज सेवा देना? तो दोस्तों ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता तथा तेज सेवा देना। ओके, डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें % की ओर। ईमेल का सवाल है दोस्तों, और ईमेल से पूछा जा सकता है। पहली बात तो पूछा जाएगा ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई? ईमेल का पूरा नाम क्या है? अगर किसी को पता है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, जो बच्चे 2-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं RSCIT की, अगर उन्होंने मेरी क्लास देखी हो तो मैंने कई क्लासों में बता रखा है ईमेल का फुल फॉर्म भाई। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ठीक है, और ये क्या काम आता है? संदेश भेजने, संदेश भेजने भेजने व प्राप्त करने के काम आता है। ठीक है, प्राप्त करने के। ठीक है, ओके। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि BCC का अर्थ क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कॉपी कोड, बैक चैनल कनेक्ट, या फिर बैकग्राउंड सेंट्रल कॉपी। दोस्तों BCC का जो पूरा नाम होता है वो होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है दोस्तों BCC और एक होता है दोस्तों CC। BCC का तो बता दिया मैंने, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, और CC का होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। ये बात ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आप BCC के द्वारा संदेश भेजते हो तो सामने वाले को आपकी आईडी क्या रहेगी दोस्तों? आपकी आईडी क्या रहेगी? हिडन रहेगी, ये मान लो एक तरीके से, और ये विजिबल रहेगी, दिखेगी इसमें। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें % की ओर। 8वां % क्या है भाई? ऑनलाइन बैंकिंग से सवाल आ गया। NEFT क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए दोस्तों? NEFT का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, या ऑफलाइन ट्रांसफर सिस्टम? बताइए दोस्तों क्या है NEFT? अब यहां पे NEFT की बात की जाए दोस्तों तो NEFT का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहां तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें % की ओर। ठीक है, और यहां पे एक चीज बताऊंगा दोस्तों, जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है ना, वो किसका फुल फॉर्म है? RTGS का फुल फॉर्म है। ये भी आ सकता है आपके। RTGS का पूरा नाम क्या है भाई? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, RTGS। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले % की ओर। एक्सेल का आ गया दोस्तों फॉर्मूला। सम A1 से A10 क्या कार्य करेगा बताइए दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे A1 से A10 जो है ना, वो एक रेंज है। क्या है दोस्तों? रेंज। इसका मतलब होता है A1 से A10 तक, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सम A1 से A10 तक, मतलब A1 से A10 तक जितने भी वैल्यू है ना भाई, जितनी भी वैल्यू है उसको क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, मतलब A1 से A10 तक जितनी भी वैल्यू है रेंज में, उसको क्या करेगा दोस्तों? जोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कुल जोड़ना, सबसे बड़ा मान देना, केवल टेक्स्ट जोड़ना, तारीख जोड़ना। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा कुल जोड़ना। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट, कुल जोड़ना भाई। ठीक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ा मान जोड़ने की बात की जाए या सबसे बड़ा मान देना की बात की जाए तो वो करता है मैक्सिमम का फॉर्मूला। किसका करता है दोस्तों? मैक्सिमम का। और एक बात ध्यान रखना, एक्सेल में अगर किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किस सिंबल का यूज करते हैं? इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। दिख गया आपको इक्वल सिंबल? ठीक है, इसी का यूज करते हैं सबसे पहले। ओके, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कौन सा प्रतीक चिन्ह यूज होता है? इक्वल, बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें % की ओर। ठीक है, शॉर्टकट से सवाल आ गया है। वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है बताइए दोस्तों? वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल U, कंट्रोल B, कंट्रोल I, कंट्रोल शिफ्ट और B। बताइए दोस्तों क्या होगा? तो यहां पे बात की जाए बोल्ड करने की, बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों गहरा करना। गहरा करना, या बोल सकते हैं हम
गाढ़ा करना। कई ऑप्शनों में गाढ़ा भी लिखा जाता है, गाढ़ा करना या मोटा करना भी आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा कंट्रोल बी। क्या आएगा भाई? कंट्रोल बी आएगा। कंट्रोल यू होता है दोस्तों अंडरलाइन करने के लिए, अंडर लाइन के लिए होता है। और कंट्रोल आई आता है दोस्तों इटैलिक करने के लिए। क्या दोस्तों? इटैलिक करने के लिए आता है, जिसका मतलब होता है तिरछा करना या टेढ़ा करना, टेढ़ा। ओके, तो इटैलिक भी हो गया। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए आप लोगों के 10 में से 10 किसके सही हो गए? कोई ऐसा बंदा भी है कि जो आज पहली बार क्लास देख रहा है मेरी और उसके 10 में से 10 ठीक हो गए होंगे? ठीक है, जल्दी से बताइएगा मुझे मैं किस किस के ऐसे हैं। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। ओके, इंटरनेट का सवाल है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट या हाइपर ट्रांसफर टेक्निक? दोस्तों यहाँ पे आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो HTT और इसके साथ में S और लग जाता है, HTTPS, तो S का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिक्योर। ओके, सिक्योर होता है। क्लियर है तक का? तो यहां पे आ जाएगा फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि HTTPS में S का फुल फॉर्म क्या है भाई? ठीक है, ओके, और P का क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के, ये तो सवाल मैं बता देता हूं, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न सामने है स्क्रीन पर। 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हेडर और फुटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? हेडर और फुटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इमेज जोड़ने के लिए, हर पेज पर समान टेक्स्ट दिखाने हेतु, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने हेतु, या मेल भेजने के लिए? ठीक है दोस्तों, एक पेज में बताता हूं आपको। जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, और इस डॉक्यूमेंट के जो टॉप में है ना, टॉप में मतलब ऊपर तो क्या होता है दोस्तों? हेडर होता है, और बॉटम में क्या होता है दोस्तों? फुटर होता है। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों आपको। फुटर कहाँ दिखाई देता है आपको? बॉटम में दिखाई देता है। और हेडर फुटर जो मिलता कौन से MS वर्ड में, कौन से टैब में मिलता है? तो टैब की बात की जाए तो टैब है दोस्तों, कौन सा टैब है जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, हेडर फुटर MS वर्ड के किस टैब में मिलता है भैया? आपको किस टैब में मिलता है जल्दी से बताइएगा। हेडर फुटर MS वर्ड के किस टैब में मिलता है? जो शख्स MS वर्ड पढ़ के आए हैं प्रैक्टिकली रूप में उनको पता होगा दोस्तों, हेडर फुटर MS वर्ड के किस टैब में मिलता है दोस्तों? ये मिलेगा इंसर्ट टैब में। किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में मिलेगा। ठीक है, इंसर्ट टैब याद रखना। और ये होता है दोस्तों हर पेज पर समान टेक्स्ट दिखाने हेतु। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न सामने है, कौन सा फंक्शन शर्त के आधार पर डेटा जोड़ता है? बताइए दोस्तों, कौन सा फंक्शन शर्त के आधार पर डेटा जोड़ता है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो मेरे पास एक कॉलम है। क्या है दोस्तों? एक कॉलम है। ठीक है, थोड़ा समय लूंगा आपका मैं इस सवाल को समझाने के लिए, लेकिन गलत नहीं कर पाओगे कभी भी, किसी भी एग्जाम में गलत नहीं कर पाओगे। ये क्या है? इस कॉलम में मैंने ये सेल बना दी बहुत सारी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों 40, यहाँ पे कर दिया 50, यहाँ पे कर दिया 10, यहाँ पे कर दिया 55। ठीक है, और यहाँ पे कर दिया मैंने एक तरीके से 60। ओके, तो अब सवाल ये आता है कि आपको है ना इसमें उन संख्याओं को जोड़नी है जो 50 से बड़ी है। 50 से बड़ी संख्याओं को जोड़ना है, 50 से बड़ी वाली संख्या को जोड़ना है। बड़ी संख्या जितनी बने उनको सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो आप क्या करोगे? अगर मान लो आप इसमें सम का लगाते हो तो सम तो पूरी को जोड़ देगा भाई, सम तो यहां से यहां तक जोड़ देगा। लेकिन आपने शर्त क्या रख दी? शर्त क्या रख दी? 50 से बड़ी को जोड़ना है। तो 50 से बड़ी कौन कौन सी है भाई? अब कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो 50 को 50 से बड़ी समझ रहे हैं? तो भाई 50 50 से बड़ी नहीं है, 50 50 के क्या है? बराबर है। तो ये तो होगी नहीं, ना तो ये जुड़ेगी और ना ही ये जुड़ेगी, ना ये जुड़ेगी क्योंकि 10 है ये तो एक जुड़ेगी 55 और एक जुड़ेगी 60। ठीक है, तो इन दोनों को मतलब कैसे मैं करूं, कौन सा फंक्शन लगाऊं जो सिर्फ इन दोनों को ही जोड़े? ठीक है, तो उसके लिए एवरेज का लगाएं। क्या एवरेज क्या करता है दोस्तों? औसत निकालता है। तो ये तो होगा नहीं भाई, औसत तो निकालना है नहीं मुझे क्या करना है? शर्त के आधार पर डेटा जोड़ना है, और शर्त क्या है मेरी? 50 से बड़ी को जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को कैसे जोड़ूं मैं? तो यहाँ पे आएगा काउंट इफ का। तो भाई ये शर्तों के आधार पर काम तो करता है, लेकिन शर्तों के आधार पर गणना करता है, जोड़ता नहीं है भाई। क्या करता है? गणना करेगा। ठीक है, तो ये अगर मैं लगाता हूं फंक्शन, तो 50 से बड़ी संख्याओं की गणना करने की बात की जाएगी, तो इसका आउटपुट कितना होगा भाई?
कितना आउटपुट देगा ये? 2 देगा। कितना देगा? 2, क्योंकि ये बताएगा हमको कि 50 से बड़ी संख्या कितनी है, एक तो 55 है और एक 60 है, तो यहाँ पे 2 आउटपुट देगा ये। तो मुझे 2 आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे क्या है? डेटा जोड़ना है। तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों सम इफ का फॉर्मूला। किसका आ रहा है दोस्तों? सम इफ का। तो ये क्या करता है भाई साहब? शर्तों के आधार पर जोड़ता है, शर्तों के आधार पर जोड़ता है। ओके, तो यहां पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, शर्तों के आधार पर जोड़ेगा। और ये क्या आउटपुट दे देगा भाई शर्तों के आधार पर? ये क्या करेगा? 55 प्लस क्या कर देगा? 60 कर देगा। और क्या आउटपुट हो जाएगा इसका? 55 और 60 का 115। ठीक है, क्लियर। और रही बात मैक्स के फॉर्मूले की, ये क्या करेगा? सबसे अधिक मान देगा, ये सबसे बड़ा मान दिखाएगा। तो सबसे बड़ा मान क्या है? 40, 50, 10, 55 और 60 में सबसे बड़ा मान क्या है भाई? इसका आउटपुट क्या आएगा? फिर 60 आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मान क्या है? 60 है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चारों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो कैसी लग रही है क्लास? अगर अच्छी लग रही है तो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिन बच्चों के हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम है। ठीक है, कोई भी मतलब RSCIT की एग्जाम है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट से सवाल लिया है मैंने। एनिमेशन पेन का उपयोग किसके लिए होता है? एनिमेशन पेन का उपयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट एडिट के लिए, स्लाइड हटाना, एनिमेशन नियंत्रित करना या डिजाइन जोड़ना? बताइए दोस्तों, एनिमेशन पेन का उपयोग किस लिए होता है? टेक्स्ट एडिट करना, स्लाइड हटाना, एनिमेशन नियंत्रित करना या डिजाइन जोड़ना? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का जो उपयोग होगा दोस्तों वो होगा भाई एनिमेशन नियंत्रित करना। सी ऑप्शन इज राइट, एनिमेशन नियंत्रित करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा, ईमेल आईडी का फॉर्मेट क्या है? ईमेल आईडी का फॉर्मेट क्या है? बताइए दोस्तों क्या है? तो देखो, जैसे मान लो एक ईमेल आईडी लिख देता हूं मैं। ओके, दोसा DAUSA, दोसा COMPUTER, कंप्यूटर वाला। ठीक है, @gmail gmail.com। ठीक है, ये आपका एक ईमेल आईडी का पता है। ऐसी ईमेल आईडी देखी होगी आपने। ठीक है, दोसा कंप्यूटर वाला @gmail.com। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, इसमें शुरुआत में क्या गया दोस्तों? एक तो आ गया आपका नेम। क्या आ गया? नेम बोल सकते हैं या यूजर नेम आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, एक आ गया आपका डोमेन। डोमेन कहाँ है? ये रहा, ये डोमेन है आपका। ठीक है, ठीक है, डोमेन। तो यहाँ पे और @ यहाँ पे जीमेल और .com आता है। यहाँ पे क्या आता है दोस्तों? .com आता है। तो ऐसा बताइए मुझे कहाँ है? और इन सबको किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? @ से जोड़ा जाता है। ईमेल का जो पता होता है 2 भागों में होता है, उन 2 भागों को कौन जोड़ता है दोस्तों? @ जोड़ने का काम करता है। देखो, पहले वाले ऑप्शन में @ है क्या? नहीं है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे वाले में @ तो है, तो नेम भी आएगा यहाँ पे, @ आ गया यहाँ पे, फिर डोमेन नेम .com। ठीक है, तो यही होगा बी वाला। ठीक है, सी में देखिए @ ही नहीं है, मतलब जुड़ ही नहीं रहा किसी से, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे नेम तो है लेकिन डोमेन नेम पहले ही आ गया, तो ऐसे ये भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। पहला भी गलत है, तीसरा भी ऑप्शन गलत और चौथा भी। सही कौन सा है दोस्तों? ये वाला है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो किस किस का बी ऑप्शन सही है भाई? एकदम उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट पूछ ले, कौन सा फॉर्मेट सही है। तो आप सभी की ईमेल आईडी तो होगी ना भाई। ठीक है, तो बताना मुझे, मतलब एक तरीके से सही है कि नहीं है ये बताना है मुझे, तो क्या बताओगे आप? ठीक है, तो 15वां में बी किस किसने भरा था? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से, ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर किसे कहते हैं? वायरस स्कैनर को, वेब सफरिंग टूल को, डेटाबेस सॉफ्टवेयर को या ईमेल रीडर को? दोस्तों जो ब्राउजर होता है ना, वो होता है दोस्तों वेब सफरिंग टूल, जिसमें वेबसाइट चलती हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें प्रश्न की ओर। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है भाई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, या सॉरी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पे इंटरेक्शन, या फिर यूजर पेमेंट इंटरचेंज, या फिर यूनिक पे इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन आप बोलो। तो बताइए दोस्तों क्या होगा चार ऑप्शनों में से? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब?
यूपीआई का यूज तो आपने सभी ने किया होगा ना भाई, तो बताइए पूरा नाम क्या है इसका। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न हमारे सामने, ई गवर्नेंस जन आधार कार्ड किसके लिए उपयोग होता है। ई गवर्नेंस सवाल आया दोस्तों, ये जन आधार कार्ड किसके लिए उपयोग होता है। मूवी डाउनलोड के लिए, गवर्नमेंट स्कीम लिंकिंग के लिए, लीकेज के लिए, जो भी है। और यहाँ पे आ रहा है कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या स्कूल एडमिशन के लिए। तो दोस्तों सीधा सा मतलब है कि आप गवर्नमेंट की स्कीम इससे लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। 18वें में क्या आएगा भाई, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है, कौन सा फॉर्मूला एवरेज निकालता है। कौन सा फॉर्मूला एवरेज निकालता है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, एवरेज का जो फॉर्मूला होगा उसमें लगाना पड़ेगा हमको इक्वल, फिर लिखोगे आप ए वी ई आर ए जी और ई, एवरेज है ना, फिर ब्रैकेट चालू, जो भी आप रेंज देते हो वो, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखो कहाँ है, ये लगता है फॉर्मूला। तो पहला तो है गलत हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा। ए वी ई आर ए जी ई ये सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। एवरेज ऑफ भी नहीं होता है और ना ही मीन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए वी ई आर ए जी ई। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको 19वें का एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, और क्या काम करता है एवरेज का फॉर्मूला दोस्तों, औसत निकालता है। क्या करता है दोस्तों, औसत निकालता है। क्लियर यहाँ तक का, औसत निकालता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आपके सामने है, कंट्रोल ए का कार्य क्या है। कंट्रोल ए का कार्य क्या है, सब हटाना, सब चिपकाना, सब बोल्ड करना, या फिर सब चुनना। दोस्तों यहां पे बात करें सब चुनना मतलब ऑल सेलेक्ट। क्या दोस्तों, ऑल सेलेक्ट का काम करता है। तो यहां पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। लेकिन मुझे बताइए 20 में से किस किस के 20 सही हो गए भाई, कितने परसेंट सही हो गए 20 में से आपके। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 21वें प्रश्न की ओर। क्लास को अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास में जिनके हाल फिलहाल में कोई भी RSCET की एग्जाम है। तो MS वर्ड में 21वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि MS वर्ड में मेल मर्ज किसके लिए उपयोग होता है। इमेज एडिटिंग के लिए, इंटरनेट स्पीड टेस्ट के लिए, ग्रामर चेक के लिए, या बल्क लेटर्स भेजने के लिए। तो दोस्तों एक साथ में बहुत सारे लेटर भेजने के लिए काम आता है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, HTTPS में S का अर्थ क्या है। अगर आपने मेरी क्लास ध्यान से देखी हो तो मैंने बता रखा था दोस्तों आपको यही प्रश्न। ठीक है, इसी क्लास में मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो बताइएगा मुझे। और ये मैं दे रहा हूं आपके लिए होमवर्क, देखते हैं कौन कौन लोग इसको बता पाते हैं। आपको ये मत बोलना कि सर आप ही बताओ, हमको तो नहीं आता। अगर आपने क्लास ध्यान से देखी है ना भाई मेरी, तो मैंने इसी क्लास के अंदर डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका मतलब, सेफ होगा, सिक्योर होगा, स्मार्ट होगा, या सिस्टम होगा। ठीक है, तो आपको जल्दी से बताना है क्या होगा इसका जवाब, आप दोगे खुद भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना आप मेरी क्लास ध्यान से देख रहे हो या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है एग्जाम सिर्फ है तो कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए नहीं आते दोस्तों, सभी ये सोच के आए हैं कि हम पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूंगा, आपको साथ में आपको नोटबुक में उन प्रश्नों को नोट कर लेना है जो बहुत ज़्यादा आपको टफ लग रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो फुल फॉर्म्स है ना उनको लिख लो। ठीक है, जिससे याद हो जाएंगे, बार बार 2-4 बार देख लेना आप, आराम से याद हो जाएंगी सारी। ठीक है, वैसे बता दूं मैं आपको, पेपर ज़्यादा इजी आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, 35% आएंगे और उनमें से 2-4% ऐसे आएंगे जो हार्ड रहेंगे, बाकी सारे मान लो इजी रहेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको पेपर के बारे में। देखो 35% आपके आएंगे और 35 प्रश्नों में से ये मान लो कि 10% तो एकदम इजी वे में आएंगे, जो लोग आराम से 1-2 दिन पढ़ाई किए ना वो आराम से पास कर देंगे। 15% ऐसे आएंगे जो मीडियम आएंगे, मतलब एक तरीके से औसत आएंगे, इजी प्लस हार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और 10% ऐसे आएंगे जो वो बच्चे करेंगे जिन्होंने अच्छी से पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से नोट्स क्रिएट किए, मतलब एक तरीके से अच्छे से पढ़ाई की है ना, उन लोगों के 10% लास्ट के ठीक होंगे। लेकिन फिर टेंशन मत लो, आप चाहो तो आप पूरे परसेंट ठीक कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, हर एक पर्सन को नोटबुक में नोट करना। अगर आपको नहीं आता है तो शॉर्टकट कीज वगैरह ध्यान से देखनी है, फुल फॉर्म्स वगैरह ध्यान से देखनी है, एक्सेल फॉर्मूला ध्यान से देखना है थोड़ा, बस क्लियर कर लो सारी चीज़ों को और बस आप पूरे परसेंट करके आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें प्रश्न की ओर। 23वां, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनाते हैं। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनाते हैं, डॉलर सिंबल से, परसेंटेज से, हैज से, या
एंड सिंबल से। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है भाई वो होगा डॉलर सिंबल से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक सेल है, मतलब सेल एड्रेस है, इसे क्या बोलेंगे हम, सेल का पता या सेल का नाम हम बोल सकते हैं, सेल का एड्रेस हम बोल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं, पता बोल सकते हैं और एड्रेस भी बोल सकते हैं। ओके, सेल एड्रेस ही बोल सकते हैं इसको। अब ये सेल एड्रेस है। अब सेल एड्रेस कैसे बनता है, सेल एड्रेस ध्यान रखना कॉलम है ना और रो से बनता है। किससे बनता है, कॉलम और रो से। अब यहाँ पे एक तो क्या है भाई कॉलम है और एक क्या है भाई आपका, एक क्या है भाई आपका, एक हो गया दोस्तों रो का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो जो एब्सोल्यूट होता है मतलब फिक्स करना होता है वैल्यू, कोई चेंज ना हो। ठीक है, कहीं भी हम कॉपी पेस्ट करें तो चेंज ना हो, तो ये ऐसे लगता है डॉलर सिंबल फिर कॉलम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम फिक्स हो गया यहाँ। तो फिर आप यहाँ पे लगाओगे डॉलर सिंबल वापिस से और फिर 1 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी रो फिक्स हो जाएगी। तो ऐसे इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, जो स्थिर रहता है, जो बदलता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है हमारा, वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है। वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का शॉर्टकट क्या है, बताइए क्या शॉर्टकट है। अब यहाँ पे वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का शॉर्टकट कौन सा है, इनमें से। सवाल थोड़ा सा अधूरा है, हो सकता है आप समझ नहीं पाओ इसको। वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का शॉर्टकट इनमें से कौन सा है, तो भाई कंट्रोल एल है क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है, सही है और ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है। ओके, कंट्रोल ई सेंटर का होता है, एकदम सही बात है। कंट्रोल आर राइट का होता है, एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहाँ आएगा उपरोक्त सभी आएगा दोस्तों। कंट्रोल एल लेफ्ट का होता है, कंट्रोल ई सेंटर का होता है, कंट्रोल आर राइट का होता है और एक डी बच गया। डी मान लो एक तरीके से चौथे नंबर का, मैं थोड़ी समझा देता हूं आपको। पैराग्राफ अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 होते हैं। ठीक है, पहला मान लो कंट्रोल हो गया, कंट्रोल एल, लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक होता है दोस्तों जस्टिफाई। एक जस्टिफाई और होता है जो नहीं है यहाँ पे। तो जस्टिफाई का शॉर्टकट क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में जे प्रेस कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल जे से क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्टिफाई हो जाएगा। क्लियर यहां तक का, ओके ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। 25वां सवाल क्या है आपके सामने है, पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट कहाँ मिलता है। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट कहाँ मिलता है, इंसर्ट टैब में, होम टैब में, व्यू टैब में या फिर रिव्यू टैब में। बताइए दोस्तों किस टैब में मिलता है आपको पावर पॉइंट में जो स्लाइड लेआउट होता है आपका, वो कौन से टैब में मिलता है आपको, भाई जल्दी से बताइएगा मुझे, कौन से टैब में आपको स्लाइड लेआउट मिलता है। तो दोस्तों इंसर्ट, होम, व्यू या रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे स्लाइड लेआउट की बात करें तो वो मिलता है दोस्तों आपको होम टैब में। किस में मिलता है दोस्तों, होम टैब में आपको मिलता है। ठीक है, तो 25 में से कितने परसेंट ऐसे हैं जो आपने एकदम सही कर दिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों 26वें प्रश्न की ओर। 26वां है हमारा, गूगल ड्राइव एक उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है गूगल ड्राइव, ऑफलाइन स्टोरेज का, क्लाउड स्टोरेज का, एक तरीके से हार्ड डिस्क का या रोम का। क्लाउड स्टोरेज को आप ऑनलाइन स्टोरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा स्टोर किया गया डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। गूगल ड्राइव किसका है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का है। किसका है दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज का है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज यानी क्या होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के द्वारा स्टोर किया गया डाटा। ठीक है, गूगल ड्राइव में या किसी और में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें नहीं 27वें सवाल की ओर। एक्सेल में MIN फंक्शन क्या करता है, मतलब मिनिमम का फंक्शन क्या करता है, अधिकतम मान, औसत मान, न्यूनतम मान या खाली सेल गिनना। भाई बता दूं मैं आपको, अधिकतम मान कौन गिनेगा, एक एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अधिकतम मान कौन गिनेगा भाई, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं और मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को देखने में। इक्वल MAX का फॉर्मूला, ये तो क्या करेगा दोस्तों, अधिकतम मान गिनेगा। औसत मान कौन दिखाएगा, वैसे डिस्कस कर लिया था इस क्लास में औसत मान का भी हमने। तो यहाँ पे इक्वल AVERAGE, एवरेज का फंक्शन क्या दिखाएगा आपको, औसत मान दिखाएगा। और न्यूनतम मान कौन दिखाएगा भाई, इक्वल MIN, मिनिमम ब्रैकेट चालू बंद कौन दिखाएगा, न्यूनतम मान दिखाएगा आपको। और खाली सेल कौन गिनाएगा भाई, खाली सेल गिनाएगा भाई इक्वल COUNT, काउंट ब्लैंक। ये क्या करेगा दोस्तों, खाली सेल को गिनेगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, मिनिमम का फॉर्मूला, तो क्या आएगा भाई, ये रहा मिनिमम का फॉर्मूला, क्या कर रहा है, न्यूनतम मान के लिए। तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर यहां तक का, ओके। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये फंक्शंस। ठीक है, और इनको लिख लेना भाई अगर समझ में नहीं आए तो आपको। ठीक है, अब चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, 28वां नंबर का। कंट्रोल पी का उपयोग है, क्या है भाई कंट्रोल पी का उपयोग? सेव करना, प्रिंट करना, पेस्ट करना या प्रिफरेंस करना। दोस्तों कंट्रोल पी मतलब क्या होता है? प्रिंट करना होता है। कंट्रोल पी मतलब प्रिंट करना। सेव का क्या होता है भाई? कंट्रोल के साथ में एस होता है, ठीक है। और पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल के साथ में वी होता है, ठीक है। अब ये मत समझना है कंट्रोल पी बराबर पेस्ट होता है, पी पेस्ट ऐसे नहीं, कंट्रोल वी बराबर पेस्ट होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। तो क्लास कैसी लग रही भाई? बोरिंग थोड़ी ना है। किस किस को क्लास बोरिंग लग रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगली क्लास और अच्छी ले आएंगे फिर। तो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने का आइकन कैसा होता है? ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने का आइकन कैसा होता है? स्टार जैसा, बेल, देखो स्टार कैसे बनता है, ऐसा होता है कि मैं बताता हूँ आपको, आपने कभी देखा हो तो स्टार ऐसा होता है क्या? बेल मतलब ऐसे एक घंटी जो होती है वैसा होता है क्या? या फिर पेपर क्लिप ऐसा होता है ना कुछ, ये ऐसा, या फिर एरो मतलब ऐसा वैसा कुछ होता है क्या एरो की तरह? तो भाई ऐसा होता है पेपर क्लिप की तरह, ठीक है। ये अटैचमेंट का होता है। अटैचमेंट क्या क्या कर सकते हैं हम? अटैचमेंट हम कर सकते हैं ऑडियो फाइल, OUDIO, ऑडियो हो गया, PDF हो गया, है ना, डॉक्यूमेंट हो गया, मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, वीडियो हो गया, ओके, VIDEO वीडियो, है ना, फोटोज हो गई आपकी। इनको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? एक तरीके से अटैचमेंट कर सकते हैं। अब कोई बोले अधिकतम अटैचमेंट सीमा कितनी है? ईमेल में अधिकतम अटैचमेंट सीमा कितनी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अधिकतम सीमा मतलब अधिकतम साइज कितनी अटैचमेंट कर सकते हैं? अधिकतम साइज बताइए उसकी, अधिकतम सीमा या साइज जो भी आप बोलना चाहो, कितनी है भाई? जल्दी से बताइएगा। ईमेल अटैचमेंट की अधिकतम साइज कितनी है? तो वह दोस्तों 25 MB। कितनी है भाई? 25 MB होती है अधिकतम साइज। क्लियर यहाँ तक का? 25 MB अधिकतम साइज होती है ईमेल अटैचमेंट की, ठीक है। और ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या काम आती है? संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 30वां। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? या ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य इंटरनेट चलाना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना, गेम प्ले करना या कलर प्रिंट करना। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न हमारे सामने है, वोटर पोर्टल किसके लिए होता है? वोटर या वोट रजिस्ट्रेशन के लिए, मूवी डाउनलोड के लिए, शॉपिंग के लिए या ट्रेवल बुकिंग के लिए? तो वोटर पोर्टल होता है वो क्या होगा दोस्तों? वोट रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें प्रश्न की ओर। 32वां हमारा, सम इफ में कितने पैरामीटर्स होते हैं? बताइए दोस्तों कितने होते हैं सम इफ में पैरामीटर्स? 1, 2, 3 या 4? पहली बात तो समीप काम क्या आता है भाई? सम आता है दोस्तों, समीप काम आता है शर्तों के आधार पर, शर्तों के आधार पर, मैंने बताया था इसको वैसे, जोड़ने के, ओके, शर्तों के आधार पर जोड़ने के काम आता है। लेकिन इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कितने होते हैं भाई? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों इसके पैरामीटर्स होते हैं भाई 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके। कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 33वें प्रश्न की ओर। वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कहां से बदलते हैं? वर्ड में पेज ओरिएंटेशन कहां से बदलते हैं? होम से, इंसर्ट से, लेआउट से या व्यू से? दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, MS वर्ड में जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। एक होता है दोस्तों पोर्ट्रेट, ठीक है, और एक होता है दोस्तों दूसरे नंबर का होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है दोस्तों? लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है ऐसे खड़ा पन्ना एक तरीके से, जिसे हम बोलेंगे वर्टिकल पेज, और ये होता है आड़ा पन्ना जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पेज, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये मिलते कहाँ पे हैं भाई? और बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? बाय डिफॉल्ट मतलब स्वतः कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट होता है ये वाला पोर्ट्रेट, ठीक है। तो MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। तो ये कहाँ मिलते हैं? होम टैब में, इंसर्ट में, लेआउट में या व्यू में? तो ये मिलते हैं दोस्तों लेआउट टैब में। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? लेआउट टैब में मिलते हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 34वें प्रश्न की ओर। ये दिख गया आपको। कंट्रोल Z का उपयोग क्या है भाई? रीडू करना, अंडू करना, जूम करना या डिलीट करना?
तो बात करें कंट्रोल जेड की, तो कंट्रोल जेड जो काम आएगा दोस्तों वो आता है दोस्तों अंडू करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? अंडू करने के लिए आता है। रीडू के लिए आता है कंट्रोल और वाई। क्या आता है दोस्तों? कंट्रोल वाई आता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? एनआईसी का पूरा नाम क्या है भाई? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स, न्यू इंडिया सेंटर या नेटवर्क इंटीग्रेशन सेंटर? बताइए दोस्तों क्या होगा एनआईसी का फुल फॉर्म? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे। एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है? मैं एक बार ले चलता हूं वापस से उसी प्रश्न की ओर, आपको एनआईसी की ओर। ठीक है, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। एनआईसी का जो फुल फॉर्म है अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप। तो एनआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। क्या है दोस्तों? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 36वें सवाल की ओर। एक्सेल में इफ फंक्शन क्या करता है? इफ क्या करता है भाई? सॉर्टिंग, लॉजिक टेस्ट करता है, लॉजिकल टेक्स्ट, या फिर चार्ट बनाना या डेट बदलना? दोस्तों ये जो इफ का फंक्शन है ना वो करेगा दोस्तों लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल मतलब सीधी सी बताऊं मैं कि ऐसे बोल देता है ना कि जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको मैं लैपटॉप दूंगा और जिनकी 50,000 से कम है उनको मैं 1100 रुपये का नाम दूंगा। तो मतलब लॉजिक दे दिया मैंने एक तरीके से, तो वो लॉजिक टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, इफ का फंक्शन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 37वें सवाल की ओर। 37वां है ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑनलाइन बैंकिंग में ओटीपी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है भाई? वन टाइम पासवर्ड। क्या है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए, डाटा स्टोरेज, स्पीड बढ़ाने के लिए, या सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए? तो यहाँ पे इजी है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो अब चलते हैं दोस्तों आज के 38वें प्रश्न की और 38वां है हमारा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन विंडोज का उपयोग है। विंडोज में क्या होगा? मतलब कंट्रोल शिफ्ट एन का जो विंडोज है ना उसमें क्या होगा? न्यू फोल्डर बनाना, न्यू फाइल बनाना, न्यू प्रोग्राम बनाना, या न्यू शॉर्टकट? बताइए दोस्तों क्या होगा? न्यू फाइल के लिए तो क्या होता है? कंट्रोल एन का होता है। बता देता हूं आपको, कंट्रोल एन। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट एन विंडोज में क्या प्रयोग करेगा भाई? तो अगर आपको आता है तो बताइए मुझे। तो दोस्तों ये करेगा न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए अगर विंडोज की बात की जाए तो। और बात की जाए एमएस वर्ड की, अगर एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन प्रयोग करेंगे हम तो नॉर्मल फॉर्मेट, नॉर्मल स्टाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों? नॉर्मल स्टाइल अप्लाई के लिए। ठीक है, नॉर्मल NORMAL नॉर्मल स्टाइल अप्लाई के लिए होता है। ठीक है लेकिन यहाँ पे विंडोज की पूछी जा रही है तो विंडोज का क्या होगा दोस्तों? न्यू फोल्डर बनाना। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के 39वें सवाल की ओर। 39वां है पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस क्या करता है? पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस क्या करता है भाई? स्लाइड ओपन एनिमेशन, टेक्स्ट डिजाइन, या टेबल बनाना, या हाइपरलिंक? तो पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशंस का जो उपयोग होगा ना भाई वो होगा स्लाइड ओपन एनिमेशन। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 40वें सवाल की ओर। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रोग्राम डाटा फाइल? तो यहाँ पे होगा दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सभी को पता होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज राइट, सॉरी सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 41वें प्रश्न की ओर। 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं दोस्तों? और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, अब चलते हैं 41वें की ओर। एक्सेल में कॉन कैट का क्या उपयोग है? एक्सेल में कॉन कैट का क्या उपयोग है? जोड़ना, टेक्स्ट को जोड़ना, औसत निकालना, या फिर तारीख जोड़ना? तो दोस्तों जोड़ने के लिए तुम क्या करेंगे? अगर मान लो जोड़ना ही है, जैसे मान लो संख्याओं को जोड़ना है तो हम सम का यूज कर लेंगे, तो ये तो होगा नहीं। क्या होगा भाई? तो ये होगा दोस्तों टेक्स्ट को जोड़ना। क्या दोस्तों? टेक्स्ट को जोड़ना होगा 41वें में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 42वें प्रश्न की ओर। 42वां एमएस वर्ड में फुटर कहां स्थित होता है? एमएस वर्ड में फुटर कहां स्थित होता है? पेज के ऊपर, पेज के बीच में, पेज के नीचे, या रैंडम कहीं भी हो सकता है?
दोस्तों मान लीजिए ये आपका एक पेज है, एमएस वर्ड में ये पेज है आपका, और इस पेज में ये पेज बना दिया मैंने ऐसे कैसे, और इस पेज के अंदर बात करें तो हेडर कहाँ होता है, फुटर कहाँ होता है भाई। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें जो ऊपर तो क्या होता है, यहाँ पे टॉप में तो क्या होता है भाई, हेडर होता है, और जो बॉटम होता है ना नीचे, नीचे क्या मिलता है आपको, फुटर मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा पेज के नीचे, सी ऑप्शन इज राइट, पेज के नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, 42 में क्या आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा। अब चलते हैं 43 की और 43 क्या है दोस्तों, इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है। इंटरनेट में आईपी एड्रेस क्या दर्शाता है, यूजर नेम, डिवाइस की यूनिक पहचान, या पासवर्ड, या ब्राउजर वर्जन। पता है दोस्तों, तो आईपी एड्रेस है डिवाइस की यूनिक पहचान दर्शाएगा दोस्तों। क्या दर्शाएगा, जो डिवाइस होगा आपका उसकी यूनिक पहचान। आईपी का पूरा नाम क्या होता है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। अगर आपसे पूछा जाए कोई एग्जांपल आईपी एड्रेस का, तो एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ऐसा देखने को मिलेगा आपको लिखा हुआ, जैसे मैंने कर दिया 192.167.12.1, ऐसे आपको देखने को मिल सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ऐसा अगर आपको एक सीरियल नंबर दिखाई देता है जिसमें तीन दशमलव होती है इस अंक के बीच में ऐसे, तो वो क्या है दोस्तों, आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 44वें सवाल की ओर। क्लास का एंड होने वाला है, बस 50 सवाल है इस क्लास के अंदर, लेकिन अब तक आपके कितने परसेंट सही हो चुके हैं आप गिन लीजिएगा एक बार। एक्सेल में फिल्टर कहाँ मिलता है, लेआउट टैब में, डाटा टैब में, होम टैब में, या व्यू टैब में। बताइए दोस्तों कहाँ मिलता है आपको। दोस्तों एक्सेल में फिल्टर जो मिलता है ना भाई, वो मिलता है डाटा टैब में। कहाँ मिलता है दोस्तों, डाटा टैब में मिलता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 45वें प्रश्न की ओर। 45वां क्या है, कंट्रोल एक्स का उपयोग क्या है। कंट्रोल एक्स का उपयोग क्या है भाई, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, या अंडू करना। दोस्तों कंट्रोल एक्स का जो उपयोग है वो है दोस्तों कट करना। क्या है दोस्तों, कट करना है। कॉपी करने के लिए बात करें हम तो कंट्रोल के साथ में सी प्रेस करेंगे, और पेस्ट करने की बात करें हम तो कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे। अंडू की बात की जाए दोस्तों तो कंट्रोल के साथ में जेड प्रेस करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एक्स क्या होगा दोस्तों, कट करने के लिए होता है। अब चलते दोस्तों आज के 46वें सवाल की ओर। ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है। ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट मेल, रिसिप्ट मेल, या बिजनेस मेल हो गई, या अनवांटेड मेल हो गई। बताइए दोस्तों ईमेल में स्पैम का क्या मतलब है। अनवांटेड मेल, अनचाही मेल बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अनचाहे मेल। ओके, डी ऑप्शन इज राइट, अनचाहे मेल। ओके, अब चलते दोस्तों आज के 47वें प्रश्न की ओर। पावर पॉइंट में नोट्स का उपयोग क्या है दोस्तों, स्लाइड का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, बैकग्राउंड, म्यूजिक, बॉर्डर, या पेज का साइज। दोस्तों पावर पॉइंट में अगर बात की जाए नोट्स की तो ये होगा दोस्तों स्लाइड का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते दोस्तों आज के 48वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में ऑटोफिल क्या करता है, डाटा डिलीट करता है, सीरीज भरता है, फॉर्मेटिंग रिमूव करता है, या सीट प्रोटेक्ट करता है। एक्सेल में ऑटोफिल क्या करता है दोस्तों, एक्सेल में जो ऑटोफिल करेगा वो करेगा दोस्तों सीरीज भरेगा। क्या करेगा दोस्तों, सीरीज भरता है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 49वें सवाल की ओर। ई गवर्नेंस में डिजिटल सेवाओं का अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस में डिजिटल सेवाओं का अर्थ क्या है, ऑनलाइन सेवाएं, निजी बैंकिंग, गेमिंग, या शॉपिंग। बताइए दोस्तों ऑनलाइन सेवाएं या ऑनलाइन सरकारी सेवाएं, निजी बैंकिंग, गेमिंग, या शॉपिंग। ई गवर्नेंस की बात की जा रही है तो ये होगा दोस्तों ऑनलाइन सेवाएं। क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन सेवाएं होगा, ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर जिसका नाम है 50वें नंबर का। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग में आईएमपीएस किसके लिए है। बताइए दोस्तों, हाई वैल्यू ट्रांसफर के लिए, इंस्टेंट ट्रांसफर सिस्टम के लिए, ऑफलाइन पेमेंट के लिए, या बैंकिंग चार्जेज के लिए। बताइए दोस्तों किसके लिए है ऑनलाइन बैंकिंग में आईएमपीएस, किसके लिए भाई, ऑनलाइन बैंकिंग में आईएमपीएस किसके लिए है, हाई वैल्यू ट्रांसफर, इंस्टेंट ट्रांसफर सिस्टम, ऑफलाइन पेमेंट, बैंकिंग चार्जेज। तो दोस्तों बात करें यहां पे आईएमपीएस किसके लिए है, तो ये होगा दोस्तों इंस्टेंट ट्रांसफर सिस्टम, बी ऑप्शन इज राइट।
अब बात की जाए दोस्तों IMPS का पूरा नाम क्या है भाई, तो पूरा नाम क्या है इसका, पूरा नाम की बात की जाए तो I4 क्या होता है, M4 क्या होता है, P4 क्या होता है, बता रहा हूं अभी। I4 होता है दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। IM मतलब इमीडिएट, इमीडिएट, ओके। P4 पेमेंट, ओके। और S4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्विस हो जाएगा, SERVICE, सर्विस। क्लियर यहां तक का। तो IMPS का मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको दोस्तों। और ये थे 50% जो आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे 50%, और तो बताइए मुझे आपके इनमें से कितने सही हो गए, ठीक है। 50 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है, जल्दी से मुझे बताइएगा। और कौन कौन ऐसे लोग जो आज पहली बार मेरा वीडियो देखने के लिए आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास को बनाने की ओर, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा आपके कितने % सही हुए, क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। और इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर जरूर करना जिनकी हाल फिलहाल में या आपके साथ एग्जाम है, ठीक है। तो जल्दी से भेजना उनके पास भी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बेटर करते रहो, ठीक है। और धन्यवाद, थैंक यू।